So now we start with the topic location planning, सेशन नंबर 5। अब ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट हमें कुछ ऐसी चीजों से रूबरू कराता है जिसमें हम किसी फैसिलिटी को किस तरह से मतलब लोकेट करेंगे, कौन सी फैसिलिटी बेस्ट है और कौन सी लोकेशन पे हमें लगानी चाहिए, कोई फैक्ट्री या सेटअप करनी चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस वाला टॉपिक है, हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें डिसीजन में मैटर करती हैं। और वो कुछ फैक्टर्स वो हैं कि लेबर, भाई आसपास लेबर मिल रहेगी नहीं, भाई मजदूर नहीं होंगे तो क्या ही काम होगा। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, अब ऐसा बना दिया तुमने फैक्ट्री की, मतलब मार्केट तुम्हारे है पंजाब में और आप लगा के बैठे हो कश्मीर, उसमें कश्मीर में, तो वहां से यहाँ आने आने में भाई हो गया खत्म, सारा पैसा लग जाएगा ट्रांसपोर्ट में। प्रॉक्सिमिटी टू सप्लायर, भाई सप्लायर के साथ भी अच्छा होना चाहिए, वरना तुम क्या ही फैक्ट्री बनाओगे, मतलब प्रोडक्ट क्या ही बनाओगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे वहां पे कैपेबिलिटी है कि नहीं, कि मतलब बन पाएगा कि नहीं उस एरिया में। कॉस्ट ऑफ लैंड या फिर रेंट, कितना खर्चा पड़ रहा है। गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव दे रही है कि नहीं, उधर टैक्स हॉलीडेज है कि नहीं, सब्सिडीज मिल रहे हैं कि नहीं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एक और फैक्टर ये हो गया कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है कि नहीं वो एरिया, वहाँ प्रॉपरली तुम्हारा सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, बिजली 24/7 आ रही है कि नहीं, पानी आ रही है कि नहीं। क्लाइमेट एक हो गया इसमें फैक्टर कि भैया तुम्हें अगर कोई फूड प्रोसेसिंग का खाना बनाना है और समथिंग विच रिक्वायर्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर, और वो उस जगह पे लगाओगे जहाँ पर तुम्हें अपने तरफ से आर्टिफिशियल टेम्परेचर कम लगाना पड़े, तो बेटर एरिया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इंपॉर्टेंट आ जाती है, और लास्ट में कॉम्पिटिशन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैक्टर्स को देखकर हमें क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे फैक्ट्री मतलब लगानी चाहिए। हाँ, लोकेशन। अब मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग लोकेशन ऑल्टरनेटिव्स, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ मेथड्स आते हैं, वो मेथड्स मैं बताता हूँ। एक है तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं फैक्टर रेटिंग, इसको फैक्टर रेटिंग भी बोलते हैं, फैक्टर रेटिंग। और एक आ गया वेटेड एवरेज। ठीक है, सेम ही चीज है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा मेथड लोडिंग डिस्टेंस मेथड, डिस्टेंस मेथड। और एक मेथड आ गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब आगे फर्दर हमें अगर सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को, तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पढ़ाना चालू करता हूँ। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ के आया हूँ तो वो ज्यादा मुझे भाता है। तो वहां से चालू करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर क्या सिनेरियो है, लेट्स से हमारे पास ये एक सिनेरियो है। मैंने अलग अलग जगह पे अपने लोकेशन प्लांट्स लगा रखे हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है प्लांट के, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये लोकेशन है हमारे प्लांट्स के। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि लेट्स से मैंने यहाँ पर एक प्लांट लगाया हुआ है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं मार्केट है, मतलब यहाँ पर सारा तुम्हारा प्रोडक्ट का मार्केट प्रोड्यूस है, सारे जितने भी मार्केट्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर थोड़ा कंसंट्रेटेड या डाइल्यूटेड है, वहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्प्रेडेड है। तो मेरा कंसेप्ट ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि हमें एक ऐसा लोकेशन चूज करना है, वी नीड टू चूज अ लोकेशन, वी नीड to choose a location, yeah, choose a location where we can, where we can get maximum benefit, maximum benefit from the factory। तो हम अब हमारे फैक्ट्री को किस लोकेशन पे लगाएं जिससे हमारा क्या कहते हैं ये परफेक्शन के साथ आए, हमारा क्या कहते हैं जितना भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे, या फिर हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें और इनपुट बढ़ाए एज कम्पेयर टू आउटपुट। तो अगर मैं एक सेन इंसान हूंगा तो मैं अपनी फैक्ट्री को कुछ ऐसी लोकेशन पे लगाऊंगा जहाँ पर मार्केट नियर बाय है। बट अगेन मुझे बहुत से फैक्टर्स और कंसिडर करने पड़ेंगे कि वेदर वहां पर बाकी चीजें अवेलेबल है कि नहीं। बट यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर हमारे पास वो सब चीजें ज्यादा ध्यान में नहीं रखना होता हमें। यहाँ पर हम सीधा डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये चीज एक और इम्पोर्टेंट होगी कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई वाला ही लेन देन होता है, इसी के बेसिस पे हम सारा डिसीजन क्राफ्ट करते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है, बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी देता क्या है, ये हमें निकाल के देता है कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स भैया, जो न्यू प्लांट आप लगाने वाले हो, तो इसके न्यू प्लांट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उसका फॉर्मूला होता है एक्स नॉट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई एल आई डिवाइडेड बाय एल आई। ये एक्स का हो गया, और वाई नॉट का हो गया समेशन ऑफ एक्स आई, समेशन ऑफ
वाई आई एल आई डिवाइडेड बाय एल। तो सर यहाँ पर एक्स नॉट और वाई नॉट क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेट्स, दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स। ठीक है। एक्स आई एंड वाई आई ये क्या है? दीज आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स, एग्जिस्टिंग प्लांट्स। ठीक है। और एल आई क्या है? एल आई है हमारा लोड, और लोड का मतलब हो गया डिमांड अपॉन वॉल्यूम। टेक्निकली यहाँ हम सारी डिमांड की बात कर रहे हैं। लोड, डिमांड अपॉन वॉल्यूम, दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड, दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला। तो इसका इस्तेमाल कर कर हमें आंसर निकालना। बाय द वे पुट वन मोर समेशन नीचे भी, एल आई के नीचे और इधर भी समेशन। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। यही कंसेप्ट है, इतना ही कंसेप्ट है, हमें कोऑर्डिनेट निकाल के देना है। तो कंसेप्ट सॉल्व करने के लिए हमें एक टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टोर लोकेशन। ठीक है। स्टोर है या प्लांट है, जो भी हो, वट एवर इट कैन बी। लेट्स से एक लोकेशन है ए बी, नहीं नहीं, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सी डी। ठीक है। ये एक स्टोर हो गया। फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे गिवन होगा तेरे को, या तो ऐसे टेबल बना के दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो फॉर्मेट में होगा। एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एम आई एम एस, वो टेबल वेबल कुछ देने वाला तो है नहीं, शायद वो कुछ देगा ही नहीं। ठीक है। जस्ट लाइक सी एफ। एनीवेज, एक्स और वाई के ऐसे कोऑर्डिनेट्स दे देगा। एक कोऑर्डिनेट है 125, एक है 100, एक है 250, ये दिया हुआ रहेगा 75, एक है 45, एक है 300 वाई एक्सिस पे। यहाँ 200 आ गया और यहाँ पर 350 आ गया। ठीक है। और यहाँ पर दे देगा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। ठीक है। प्रोडक्ट सोल्ड बोल रहा है। आज यहाँ पर क्वेश्चन में ये चीज है, क्योंकि हम शॉप की बात कर रहे हैं, क्या पता कल को ये फैक्ट्री की बात कर रहा हो और यहाँ पे बोल रहा हो कि कोई डिमांड है जो भी फुलफिल होनी है, तो यहाँ पे डिमांड भी आ सकता है। यहाँ पर ये भी आ सकता है कि भैया कुछ सप्लाई करना था, तो सप्लाई भी आ सकता है। तो आइदर पर्सपेक्टिव से ये चीज हो सकती है। तो पहली चीज, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई अगर आ चुका है, तो यहाँ पर कितना दे रखा है? ये 121 1250 दे रखा है, 3000 गिवन है, 2750 गिवन है, और एक है 1500 गिवन है। ठीक है। अब बेसिक वे में क्या है, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूं, क्या मुझे जरूरत है इसको प्लॉट करने की? नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू कैन प्लॉट इट। तो यहाँ पर ए जो है वो है हमारा 250, 125/100। बी कहीं पर एग्जिस्ट करता है, लेट्स से यहाँ पर कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा बी, 250, 75। सी अगर कहीं पर एग्जिस्ट करता है तो वो कहीं यहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। जस्ट अप्रोक्सीमेटली बना रहा हूँ मैं, रफ ग्राफ है, 300। और डी अगर कहीं एग्जिस्ट करता होगा तो वो यहाँ कहीं पर एग्जिस्ट करता होगा डी, तो 200, 250। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये ट्रायंगुलेशन जैसा लग रहा है कि भाई चार चीजें हैं, और हमें एक ऐसा स्टोर ढूंढ के निकालना है इन चारों में से जो सबसे ऑप्टिमल हो। तो उसको निकालने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक्स आई एल आई। एक्स आई एल आई का मतलब 125 मल्टीप्लाइड विद 1250 प्लस 250 मल्टीप्लाइड विद 3000 प्लस 45 मल्टीप्लाइड विद 2750 प्लस 200 मल्टीप्लाइड विद 1500। दिस होल डिवाइडेड बाय, दिस होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एल आई। समेशन ऑफ एल आई मतलब जितना हमारा डिमांड था, या फिर जितना हमारा सप्लाई हुआ, या फिर जितना क्वांटिटी हमने बेचा, 2750 प्लस 1500। बेसिक मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 287.5 कुछ आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम। फिर मैं अगर y नॉट की बात करूँ, तो दिस टाइम वी विल टेक दिस y कोऑर्डिनेट एंड मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन, विद ईच।
and we'll do the summation. So 100 multiplied with 1250 plus 75 multiplied with 3000 plus 300 मल्टीप्लाइड विद 2750 प्लस 350 मल्टीप्लाइड बाय 1500 डिवाइडेड बाय अगेन सबका सम 1250 3000 प्लस 2750 प्लस 1500 ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 200 के कुछ करीब आ रहा है शायद से 200 आएगा वाई नॉट इज 200 तो हमें हमारा लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स मिल गया बस यही है कंसेप्ट इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिस इज खाली खाली हवा बना रखा है क्योंकि भाई फिजिक्स का नाम उठा के डाल दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ नहीं कहता है ये कहता है कि ऐसी जगह पे प्लांट लगाओ जहाँ पर सारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए मार्केट का और कुछ नहीं है जैसे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है गाड़ी अगर एक तरफ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई तो गाड़ी पलट जाएगी उस तरफ वही वाला सीन है बस और कुछ नहीं है इसके अंदर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया अब बात कर लेते हैं वेटेड एवरेज वाले कंसेप्ट पे इससे सिंपल कंसेप्ट और कुछ है नहीं दुनिया में ये उससे भी ज्यादा सिंपल है देखते हैं कैसे करते हैं नहीं 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 अलग है वेटेड एवरेज ठीक है वेटेड एवरेज क्वेश्चन वेटेड एवरेज को कराने के लिए मैं ग्रेजुएट क्वेश्चन से कराऊंगा तो इसमें एक थ्योरी है जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो ये जो अपना वेटेड एवरेज वाला है इसके अंदर सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना है बहुत सिंपल है ये हमारा टेबल ऐसा दिया हुआ रहेगा इस टेबल के अंदर हमें क्या कहते हैं ऐसे फैक्टर दे रखे होंगे और कुछ के कुछ वेट्स असाइंड होंगे अब वेट्स मतलब वो किसी ने असाइन करके पहले से दिए होंगे कौन सा ज्यादा उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ज्यादा बेटर काम करता है तो अब लेबर क्लाइमेट जो हो गया ये 20 जो है वो ज्यादा रेट उसने दिया है किसी के लिए किसी को लेबर क्लाइमेट वाला ज्यादा वो रखता होगा लोकेशन फैक्टर तो उसको हम क्या करेंगे हम सारा का सारा लोकेशन फैक्टर यहाँ लिख देंगे ठीक है 20 यहाँ लिख दिए फिर उसके बाद यहाँ पर हमने स्कोर निकाल दिए ए का कितना है 52 3 52 ये सारे ए के स्कोर गिवन है 1 to 5 के रेंज में अब ये ए बी सी डी ये है क्या ये टेक्निकली अलग अलग प्लांट के लोकेशन है मुंबई हो सकता है कोलकाता हो सकता है एक्सेट्रा कुछ भी नहीं करना है फैक्टर वेट को स्कोर के साथ मल्टीप्लाई करके वेट स्कोर निकाल लेना है सेम गोज फॉर दिस फैक्टर वेट को मल्टीप्लाई करना है 4 से 80 आ गया फैक्टर वेट को मल्टीप्लाई करना है इसके 4 से 80 आ गया फैक्टर वेट को मल्टीप्लाई करना है इसके 5 से और 100 आएगा मतलब इसके स्कोर्स को और इसके सारे लोकेशन के रेटिंग्स को इनको मल्टीप्लाई करना है वंस यू हैव डन ऑल दिस फॉर द ऑल ऑफ द लोकेशन फैक्टर्स देन यू विल जस्ट सम इट अप और लास्ट में जब आप सम कर लोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी इसमें से जो सबसे हाईएस्ट होगा वही आपका लोकेशन होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सबसे हाईएस्ट आपके कहते हैं रेटिंग्स आ रही हैं तो ये आपका हाईएस्ट लोकेशन होना चाहिए नेक्स्ट एक हम इसी के अंदर जब मैं इसको पढ़ा रहा था इस टॉपिक को तो मैंने एक चीज और मिस कर दी और ये मैंने ये मिस करा कि तीन फैक्टर तो होते ही हैं देयर इज वन मोर मेथड व्हिच इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन एनालिसिस ठीक है ब्रेक इवन एनालिसिस फॉर फैसिलिटी लोकेशन अब ये थोड़ा यू नो जो हमारा कैपेसिटी प्लानिंग वाला ब्रेक इवन एनालिसिस है उससे हल्का सा अलग है इसका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है तो वो कैसा आता है एक बार उस पर बात करेंगे पहले तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ हल्का रिवीजन में एक बार बता देता हूँ कि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर हमें क्या गिवन रहता है कि अगर हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमें या फिर टेक्निकली ऐसा बोलो कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्यू इज इक्वल्स टू एफ सी और क्यू इज इक्वल्स टू एफ सी अपॉन एस पी माइनस वी सी तो ये हमारा क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर मार्जिन रहता है सी एम क्यू कैसे आता है ये जब हमारा टोटल रेवेन्यू बराबर आ जाता है टोटल कॉस्ट के वहां से डिराइव होता है ठीक है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बट ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो एक बार देख लेते हैं अब ब्रेक इवन एनालिसिस में ऐसा एक क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रहा है कि एक साइट है ए करके और इस साइट के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है इस साइट के अंदर हमें कुछ चीजें गिवन है कि साइट ए के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000 या फिर इधर ही बता देता हूँ मैं फिक्स्ड कॉस्ट इज 10 वट एवर दिस वैल्यू इज
देन वेरिएबल कॉस्ट 2500 पर यूनिट, और उसने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कुछ दे रखी है 0 to 16,000, बट उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। और कहता है बेस्ट साइट एट ईच वॉल्यूम रेंज व्हेन द साइट सी इज रिकमेंडेड एंड व्हेन इज द साइट सी रिकमेंडेड। तो दो आ गए, तो करीबन 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो टेक्निकली इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता है। टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। इसको ऐड कर देंगे 2500 इंटू वी में। वी क्या है, वी हमने कॉमन लिया है वैल्यू कि इतने यूनिट्स हमने बनाए होंगे। ठीक है, इतने यूनिट्स हमने बनाए होंगे, तो टीसी ए का ले लिया हमने, टीसी बी ले लिया सिमिलर वे में, टीसी सी ले लिया, तीनों को प्लांट्स ले लिया। फिर हम कराएंगे क्रॉस ओवर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाएंगे, पी एंड सी। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, फिर बी का सी के साथ, ए का सी के साथ। इन तीन क्रॉसओवर से क्या होगा, हमें एक रेंज मिल जाएगी। हम जब दोनों दोनों को इक्वल करके v की वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस ओवर a एंड b विल गिव अस 20,000, क्रॉस ओवर b एंड c गिव अस 5,000, क्रॉस ओवर a एंड c विल गिव अस 10,000। तो हमें रेंज क्या मिल गई कि हमारा जो तीनों प्लांट है वो 5,000 से लेकर यूनिट से लेकर 20,000 यूनिट तक बनाने की क्षमता रखता है। बट क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा बेस्ट साइट रहेगा जिसपे सब बन जाए। तो ऐसा जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कुछ वैल्यू टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम 5,000 को लेकर इनमें डाल के देखते हैं और चेक करते हैं कि कौन सा कॉस्टिंग सबसे ज्यादा दे रहा है। तो जब मैं 5,000 और 20,000 को इनके डाल के देखता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि एट वैल्यू ऑफ 10,000 या फिर किसी भी वैल्यू पे, जब मैं 5,000 डालू या 10,000 20,000 डालू, तो दोनों केसेस के अंदर ही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों केसेस के अंदर साइड बी जो है वो ऑप्टिमल नहीं है। ए जो है वो फाउंड हुआ कि वो चीपर है इन दिस रेंज आफ्टर चेकिंग। फिर उसके बाद हमने एक रैंडम वैल्यू, बीच का वैल्यू 5,000 20,000 के बीच का कुछ 10,000 डाल के देखा। तो उस पे भी हमें पाया गया कि ए और सी जो है वो तो टाई कर रहे हैं 10,000 यूनिट पे, बट बी अपना अलग से सिर्फ 40 मिलियन बना पा रहे हैं और कॉस्ट भी ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि बी जो है वो कभी ऑप्टिमल है ही नहीं। और हमें ए और सी की एक रेंज मिल गई, वो जो कि है 10,000 से कम और सी की है 10,000 से ज्यादा। ये बेसिकली कंसेप्ट आता है तेरे वहां से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो हम रेंज निकाल के दो क्वाड्रेटिक का सॉल्व किया करते थे। क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, दो लीनियर इक्वेशंस का। तो ये भी आया था री एग्जाम में। सब, हाँ, पता नहीं इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों दिया था इन लोगों ने। री एग्जाम में पता नहीं क्या चाह रहे थे, एंड इट वाज 2020 फिर एग्जाम था, टफ बना दिया था। बट खैर क्या कर सकते हैं। एनीवेज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड इज डन, ब्रेक इवन एनालिसिस इतना ही होता है, इसमें और कुछ नहीं करना। Factor loading is also done. Now we move forward to the last part where we are going to study this one. Loading distance. Yes. So let's go to loading distance. Loading distance अगर हमें देखना है तो देख लेते हैं, इसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। देखो यार, लोडिंग डिस्टेंस के अंदर क्या है, लोडिंग डिस्टेंस के अंदर ना सिंपल चीज है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमें अगेन, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, इसमें हम निकालते हैं कि अगर एक प्लांट है और एक सप्लायर है, ठीक है, तो सप्लायर से प्लांट की तरफ जा रहा है या फिर एक ए प्लांट से सप्लायर की तरफ जा रहा है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, हम ऐसा ट्रांसपोर्टेशन करना चाहेंगे, ऐसा प्लांट सेट करना चाहेंगे। बेसिकली क्या होगा कि अगर हमें एक दो तीन ऐसा कुछ दे दिया जाएगा प्लांट, और हमें दे दिया जाएगा एक सप्लायर, तो हमें ये देखना है कि ये कौन सा वाला प्लांट सप्लायर के सबसे नजदीक है और सबसे कम खर्चा होता है, जिससे हमें क्या कहते हैं, पैसा बचे। तो इसको फाइंड करने के लिए ना तीन मेथड्स होते हैं, और वो तीन मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है तेरा यूक्लाइडियन मेथड। यूक्लाइडियन मेथड, ये तेरी ज्योमेट्री बेस्ड मेथड है। इसके अंदर क्या है कि तूने यूक्लाइडियन डिस्टेंस फाइंड करा, यूक्लाइडियन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड किया। कैसे फाइंड करते हैं, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, वही है बस, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस, वो वो क्लास 7th 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम वो फॉर्मूला भाई, तो अंडर रूट स्क्वायर। और कल के सीएफ का फॉर्मूला हमें याद रहे, वो आज पेपर में भी नहीं आया, पता नहीं क्या है, याद ही नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं रेक्टिलीनियर डिस्टेंस के बारे में। रेक्टिलीनियर डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि हम इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि y2 - y1 तो कर रहे हैं, लेकिन मॉड्यूलस लगा रहे हैं और कोई स्क्वायर वैल्यू नहीं लगा रहे इसके अंदर। ठीक है, x2 - x1 कर दिया। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या कर दिया, और हमने ये कर दिया कि तीसरा एक मेथड होता है, ये होता है तुम्हारा एब्सोल्यूट डिस्टेंस। ये हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है किसी काम का, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि आप खुद जाके नाप रहे हो, स्केल लेकर डिस्टेंस का।
पाइपलाइन अपने डलवा दिया, आपने देखा कि 200 मीटर की पाइपलाइन है, बस चल रही है। ठीक है। जबकि यूक्लाइडियन रेक्टिलिनियर क्या करता है कि ये दोनों एक तरह से एस्टिमेट देते हैं। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, इसका क्वेश्चन मैं एक ले लेता हूँ, इससे क्या कहते हैं क्वेश्चन समझने में हेल्प हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टिलिनियर डिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि ये हमेशा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करता है एंड वर्टिकल कैलकुलेट करता है। अगेन नॉनसेंस, नथिंग ऑफ रेलेवेंस। क्वेश्चन कैसा रहेगा, वो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स दे देगा, जैसे A 2,2, यहाँ पर एक S1 करके एक यूनिट दे दिया 5,2, यहाँ आ गया B 6,6, और यहाँ पर S2 करके एक दे दिया 3,5। ये जो S1 और S2 है ये हमारे सप्लाइंग यूनिट्स हैं, और ये हमें करीबन करीबन ये 200 यूनिट देने की कैपेबिलिटी रखता है S2, और पहला वाला 100 यूनिट कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, 3,5, 3,5। तो अब हमें ये निकालना है कि भैया कौन सा प्लांट जो है वो बेटर है, ए बेटर है, बी बेटर है, क्या सीन है। ठीक है, देख के तो बता नहीं सकते ग्राफ में। प्लांट बोल रहे, ए और बी प्लांट्स है एक तरह से, और S1 और S2 तेरे वो है प्लांट। लोकेशन एक ही बात नहीं होगी भाई, क्योंकि हम प्लांट की तो लोकेशन ढूंढ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स है भाई। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, या तो रेक्टिलिनियर, पहले मैं चलो रेक्टिलिनियर से सॉल्व करता हूँ पहले। लेट्स सॉल्व विद रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर अप्रोच से अगर सॉल्व किया जाएगा तो सबसे पहले मेरे को निकालना है कॉम्बिनेशन। कौन सा, ए का कॉम्बिनेशन S1 के साथ निकाल ले, ए का कॉम्बिनेशन S2 के साथ निकाल ले। कैसे निकालेगा कॉम्बिनेशन, S1 Y2 माइनस Y1, 5 - 2 का 5 - 2 प्लस X2 3 - 1, 3 - 2 आई गेस, 3 - 2, फाइन। सो 3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली AS1 का भी निकाल ले, 2 - 3। मैं AS1 का 3 बोला, हाँ AS2 का बोलना, फिर AS2 का 2 - 3, AS2 4 आ गया ना, 2 - 3 और 2 - 5। ठीक है, तो 3 और 4 ये तेरे वैल्यूज आ गई। उसके बाद तेरे को क्या करना है, लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना बेसिकली। AS1 मल्टीप्लाइड विद दिस लोड, और ये लोड कितना है, कितना ले सकता है, AS1 से कितना आ रही है, S1 100 दे सकता है, तो मतलब 4 × 100। ठीक है, सॉरी 3 × 100, 300। और AS2 कितना दे सकता है, इंटू L, 4 × 200, यानी कि 800। टोटल दे पा रहा है 1100। खत्म, हो गया, यही है। कौन सा चुनेगा, तो नहीं है, बी का तो निकाल ले, सिर्फ ए प्लांट का निकाल के बैठ जाएगा। एक बार बी प्लांट का भी निकाल लेंगे, बी प्लांट के साथ भी करना पड़ेगा सेम ट्रीटमेंट। तो फिर BS1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, BS1 5 आ जाएगा, BS2 4 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम BS1 को मल्टीप्लाई कर देंगे L से, जिससे हमें मिल जाएगा 5 × S1 कितना था, 100 यूनिट दे पा रहा था, यानी कि 500, और BS2 × L, ये हो गया तेरा 4 × 200, यानी कि आ गया 800, तो ये आ गया 1300। ठीक है, 1300। तो टेक्निकली जो 1100 और 1300 आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, ये हमारे डिस्टेंसेस आ रहे हैं, और एक तरह का कॉस्ट आ रहा है बेसिकली। मतलब कॉस्ट भी नहीं कहेंगे तो ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा बड़ा कौन सा वैल्यू है, ये वाला है, तो हमें मिनिमम वाला लेना रहता है, तो हम सिलेक्ट करेंगे ए को। बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि एक मेथड में ए आया तो दूसरे में भी ए आएगा। इसके बाद वाला जो मेथड है, इसी सेम अप्रोच को हमें करना है यूक्लाइडियन मेथड के साथ भी, जिसमें वो डिस्टेंस फॉर्मूला लागू करना है। तो उसमें आंसर अलग आ सकता है, क्या पता उसमें बी आ जाए। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है। तो यूक्लाइडियन दोनों लगाने हैं उसमें डिस्टेंस में, वो बता देगा क्वेश्चन में यूक्लाइडियन लगाना है क्या लगाना है। ठीक है, तो यूक्लिडियन मेथड में भी कर लेते हैं यार। अब AS1 वही Y2 - Y1, तो मैंने भी लिख रखा है भाई, मैंने नहीं सॉल्व किया इसको अभी फिलहाल। सो ऑनेस्टली वेरी सिंपल थिंग, आई मीन इतना ही है, दिस इज व्हाट इट इज, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस लोड से मल्टीप्लाई कर दो, जो मिनिमम आएगा, द मिनिमम विल बी द आंसर, मिनिमम विल बी द आंसर। थोड़ी सी थ्योरी वाइज देख लेता हूँ मैं कि इन चीजों को बोलते क्या है। अब जिस चीजों को देखा देखा जाए तो इसको लोड डिस्टेंस स्कोर बोलते हैं। तो मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ एल और उसको तेरे AS1 × L कर रहा हूँ,
दैट इज नथिंग बट लोड डिस्टेंस स्कोर, उसको बोला जाता है लोड डिस्टेंस स्कोर। दैट्स इट, हो गया। एक क्वेश्चन अदर भी गिवन है इस क्वेश्चन में, यू कैन सॉल्व इट, जो मिनिमम होगा दैट इज द आंसर, वेरी सिंपल, राइट। बस इतना ही था। अब वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जो गंदा सा क्वेश्चन है, ये वाला, जो वेटेड एवरेज और ब्रेक इवन का है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, इसको बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या सीन है कि हमें इसमें दे रखा है कि द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इवैल्यूएटेड विद द थ्री पोटेंशियल लोकेशन XYZ फॉर न्यू प्रोडक्शन। द कंपनी प्रोड्यूसेस टू टाइप्स P1 एंड P2 with each difference in P1, 60% demand come from region A and 60% 40% come from region B। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60% जो है इसका वेट दे रखा है, वेट फ्रॉम रीजन ए, एंड 40% जो है वो दे रखा है वेट फ्रॉम रीजन बी। तो वेट्स एक बार देख लिए, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रीजन पे। तो लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे रखी है और इसमें बोला है कि द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन द डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस हिसाब से इसको वेट्स डाल देते हैं, लोकेशन एक्स वाई जेड, रीजन ए और ये रहा रीजन बी। सारे वेट्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, 5 8 5 8 6 7 4 6। और अगर मैं इनका वेटेड एवरेज निकाल लूँ तो वेटेड एवरेज में आ जाते हैं, ये 5 into 0.6, 5 into 0.6 प्लस 8 into 0.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमें दे देता है 6.2। द सिमिलर फैशन 6 into 0.6 प्लस 7 into 0.4, दैट गिव्स यू 6.4। फिर 4 into 0.6 प्लस 6 into 0.4, दैट गिव्स यू 4.8। अब ये जो कॉस्ट दी है ये पर यूनिट कॉस्ट है, और एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई हमारी। तो एक बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो अब हमें क्या करना है, ओवरऑल कॉस्टिंग कर लेनी है। जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सारे कॉस्ट एक साथ कर देंगे, फिर हम देखेंगे कहाँ पर सबसे कम कॉस्ट लग रहा है, वो वाला लोकेशन बेस्ट है। और अगर कोई बोले प्रॉफिट भी निकालना है तो शायद हम वो निकाल ही नहीं सकते, बट हाँ निकाल सकते हैं अगर हम 60,000 सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके देखें तो, बट ठीक है, दैट डजंट मैटर टू बी ऑनेस्ट। तो कॉस्ट देख लेते हैं। सबसे पहला कॉस्ट क्या है, लोकेशन एक्स का, वाई और जेड, तीन लोकेशंस है। सबसे फर्स्ट लोकेशन पे हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना चल रहा है, 90,000 या नौ 9 लाख है, तो 9 लाख डाल देते हैं, 11 लाख डाल देते हैं, 13 लाख डाल देते हैं। ये तो लगना ही लगना है, कुछ भी कर लो भाई, कोई भी प्रोडक्ट बना लो, खरीदारी का बस फिक्स्ड कॉस्ट है वो। फिर हमें वेरिएबल कॉस्ट इंडिविजुअली निकालने का, वेरिएबल कॉस्ट और हमारा प्रोडक्ट वन, आई गेस प्रोडक्ट वन कितना है, ये 40 के यूनिट्स में। तो वेरिएबल कॉस्ट पर 40 के यूनिट्स, तो इसमें क्या दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 25 into 45 के, 40 के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा 22 into 40 के, और ये आ जाएगा हमारा 20 into 40 के, दैट कम्स आउट टू बी 422 कैरी, 4 2 8 9 10 100 आई गेस के, और ये हो जाएगा 4288 जीरो के, और ये हो जाएगा 800 के, ठीक है। तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर वन। फिर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर P2, और इसमें आ जाएगा हमारे कितने वेरिएबल क्वांटिटीज है, 30 क्वांटिटीज है। फिर एक का निकालेंगे वापस से, 35 into 30 के, कितना हो गया, 15 1 9 105 के, ये हो गया। फिर 30 into 30 के, 900 के। फिर आ गया तेरा 28 into 3 के, 30, कितना, 840 के, ये इसके वेरिएबल कॉस्ट आ गए। हाँ, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन घूम फिरा के हम सारे 70 यूनिट्स ही भेज रहे हैं, तो 70 यूनिट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 70,000 यूनिट्स इंटू और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 6.2, तो
4 मल्टीप्लाइड विद यहाँ पर भी कितने 70 ही भेज रहे हैं, 70,000 यूनिट जा रहे हैं, और नीचे फैसिलिटी लोकेशन जेड में भी 70,000 इंटू 4.8 भेज रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा करीब करीब? इंटरनेट कनेक्शन चला गया, बहुत बढ़िया, अपडेटिंग हो रहा, बैक ऑनलाइन। हाँ, क्या कॉस्ट है पहले वाले का? 434 के। और नेक्स्ट का? ठीक है, नेक्स्ट का? और कुछ बचा है? नहीं, बस। तो अब ये सारे कॉस्ट हो गए, सारे कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे, सारे कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, दिस इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दिस टोटल कॉस्ट वुड बी समथिंग जो दैट वुड मेक द डिफरेंस। तो भी कॉस्ट कर ले सबका, 2484 के। नेक्स्ट 9 लाख भी ऐड कर ले, 2484 के में डिवाइड कर देना, 900 के ले ले। हाँ, ठीक है, 3384 के। नेक्स्ट 3328 और नेक्स्ट बड़े हेक्टिक काम है भाई। 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत। 3276। तो बी वाला सबसे लेस्ट कॉस्टली है, तो वी विल चूज बी। सिंपल। या सॉरी, बी बोल रहा हूँ, बाय, सॉरी, नॉट बी, इट्स बाय। सिंपल कॉस्ट यही है। पहली बार लेकिन जब क्वेश्चन देखेंगे ना, नहीं होगा ये ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते नहीं है वहाँ के, पता है, वो बहुत घुमा के डालते हैं लोग। हाँ वही। यार हो गया, फैसिलिटी लोकेशन पूरी तरह से खत्म, लोकेशन प्लानिंग डन है, सेक्शन 5 डन, पूरी तरह से डन है, कुछ और थ्योरी भी नहीं बची।